नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करा रहे हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है ये है सामान्य ज्ञान से संबंधित। सामान्य ज्ञान में हो जाता है ये इतिहास में, और इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको इस वीडियो में। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और विद डिटेल हम इनको सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, विद डिटेल हम दिखाएंगे सभी क्वेश्चन आपको, किस किस तरह के ये क्वेश्चन हैं और किस किस तरह से आपके पहले पूछे गए हैं, और किस तरह से क्वेश्चन बनता है और किस तरह से आगे आने की संभावना है आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। और पहला क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का क्या हो जाता है ये हम देख लेते हैं। और इससे पहले अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तांबे का उपयोग आपसे पूछा गया है, पहली बार किया गया था तांबे का उपयोग, तो ये किस काल में किया गया था ये आपसे पूछा गया है। और ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पैट की परीक्षा में। पैट की परीक्षा में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और कनिष्ठ सहायक में भी जो है वहीं से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है ताम्रपाषाण युग में। ताम्रपाषाण युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। और और बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके लिए हो जाते हैं जरूरी। ताम्र का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम ताम्रपाषाण युग में हुआ था, ये हम आपको बता चुके हैं। और ताम्रपाषाण युग जो है पत्थर और तांबे का चरण था। उस समय पत्थर और तांबे का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था मानव के द्वारा। और ताम्रपाषाण युग की समयावधि 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में थी। यानी आप कह सकते हैं अब से जो है 4000 से और 5000 साल के बीच का ये साल रहा होगा। और यह नवपाषाण और कांस्य युग के बीच का संक्रमण युग माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से हम आपको सारी डिटेल जो है इनकी बताते चलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, उसका आंसर हो जाता है हमारा बी, यानी ताम्रपाषाण युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा का एक बंदरगाह आपको बताना है, कौन सा हो जाता है हड़प्पा का बंदरगाह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लोथल। लोथल हो जाता है जो एक हड़प्पा का बंदरगाह था। और बात करेंगे इसके बारे में, लोथल के बारे में। यह शहर साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगो के बीच सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। कौन सा? जो आपका क्षेत्र हो जाता है लोथल का, उसकी बात यहाँ हो रही है। और यह है 2400 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण प्रदान करता है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर था, ये भी आपको याद रखना है। आपसे यही पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है, तो वो हो जाता है लोथल। और लोथल ये आप देख सकते हैं बंदरगाह कुछ इस तरह का था ये। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लोथल की स्थिति। ठीक है, ये हो जाता है बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? जो आपकी डांसिंग गर्ल है, यानी जो नर्तकी की मूर्ति वहां से प्राप्त हुई है, उसके लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था उसको बनाने के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मोमलोपी ढलाई, यानी कास्टिंग का जो है उपयोग किया गया था उस प्रतिमा को बनाने के लिए। कौन सी प्रतिमा हो जाती है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल बात करते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है यानी ICHR ने अपने नए पेपर में दावा किया है कि मोहनजोदड़ो में मिली जो मशहूर डांसिंग गर्ल है, यानी जो नर्तकी की मूर्ति है, वो असल में हिंदू देवी पार्वती की मूर्ति है। ऐसा कहा गया है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने अपने एक पेपर में। और यह मूर्ति करीब 2500 ईसा पूर्व की बताई जा रही है, ये भी उन्होंने बताया है। 2500 ईसा पूर्व के लगभग की जो है ये मूर्ति हो जाती है। और जोधड़ों से जो प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है उसकी ऊंचाई हो जाती है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी ऊंचाई की ये मूर्ति हो जाती है। और ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है परीक्षा में, UP SSS की परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे
पूछे जाते हैं। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो जाती है उस नर्तकी की मूर्ति। कौन सी मूर्ति हो जाती है? तो ये हो जाती है वो मूर्ति। ठीक है, ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। और ये इमेज जो है ये लगभग मूर्ति बताई जा रही है लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास की। छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? क्या कहा था जब छठी और पांचवी, जो 5वीं और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को? तो उनके द्वारा इसको कहा गया था हिंदवी। हिंदवी क्यों कहा गया था ये हम आपको बताएंगे। ये हो जाता है हिंदवी। ठीक है, इसके बारे में जब मध्यकाल में तुर्क और ईरानी यहाँ आए थे, यहाँ मतलब भारत में आए थे, तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। सिंधु घाटी से उन्होंने प्रवेश किया और उनकी जो भाषा थी तो वो अपनी भाषा में स का जो उच्चारण उसको है किया करते थे। तो यहाँ सिंधु था तो उन्होंने सिंधु की जगह उसको हिंदू कर दिया और इस तरह से सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया है। और उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा और हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम भी वहीं से मिल गया। और सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था और इंडस के नाम पर भी जो है भारत का नाम पड़ जाता है इंडिया। ठीक है, हिंदुस्तान का जो नाम है वो पड़ जाता है इंडिया। ये भी आपका इंडस के नाम से ही हुआ है। ये तब की है। और ये आप देख सकते हैं जब तुर्क और ईरानी आए थे उस समय जो है ये सिंधु को हिंदू बना दिया गया था। हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? कौन सा जानवर है जिसको नहीं दर्शाया गया है हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर? तो उसमें आपका बाघ भी मिल जाता है, गैंडा भी मिल जाता है और हाथी भी मिल जाता है। लेकिन गाय के प्रमाण जो है, गाय का जो चित्र है उस पर जो है नहीं दर्शाया गया। हालांकि गाय बताई जाती है कि गाय को पालते थे, लेकिन गाय का जो चित्र है वो नहीं दर्शाया गया है किसी भी मोहर पर या फिर किसी भी टेराकोटा कला पर। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार की मोहरें पाई गई हैं जो अलग अलग पदार्थ से बनी हुई हैं। ये अलग अलग पदार्थ की बनी हुई हैं, कोई सेल खड़ी की है और यहाँ दिखाया गया है। मोहरें जो हैं टेराकोटा की हैं, सोना की भी हैं, हाथी दांत की भी हैं, सेल खड़ी, कोमल संगमरमर, पत्थर की चट्टानों के चूरे की हैं, हकीक पत्थर की हैं, चट या फिर चकमक पत्थर की हैं और फेस या प्लेडियम धातु से भी ये बनी हुई हैं। इस तरह से काफ़ी धातुओं से जो मिलाकर उन्होंने मोहरें बनाई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और टेराकोटा किसको कहा जाता है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो टेराकोटा कहा जाता है ये पक्की मिट्टी को, जो पक्की मिट्टी होती है उसको टेराकोटा कहा जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से हाथी की मोहर मिल जाएगी आपको। ये आपका हाथी हो जाता है, ये आपका बैल हो जाता है, ये कुबड़ वाला बैल है। और यहाँ आप देख सकते हैं एक सींग वाला गैंडे की जो है इमेज मिल जाती है। लेकिन गाय के जो है नहीं मिली है किसी भी मोहर पर या फिर किसी भी टेराकोटा पर। बात करेंगे इसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का जो प्रमुख श्रेय है वो भारत के तत्कालीन पुरातत्ववेत्ता, जो तत्कालीन यानी उस समय के जो थे, तो उस समय कौन थे? सर जॉन मार्शल थे 1921 में, उनको जाता है। सिंधु घाटी की खोज की थी सर जॉन मार्शल ने और ये है 1921 की बात। इनमें से एक हड़प्पा की सभ्यता की खोज का श्रेय भारतीय पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी को भी जाता है। भारत की हड़प्पा की जो खोज की थी भारत में वो की थी दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज का जो श्रेय है ये जाता है राखल दास बनर्जी को। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से 3 पॉइंट आपके बन जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई है सर जॉन मार्शल के द्वारा 1921 में। और हड़प्पा सभ्यता की खोज भारत की बात करेंगे तो दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो ये की जाती है राखल दास बनर्जी के द्वारा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था हड़प्पा काल का नगर। तो ये कौन सा नगर हो जाता है? तो ये हो रहा है धोलावीरा। धोलावीरा था, ये 3 भागों में विभाजित था। और कौन कौन से 3 भाग हो जाते हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझने वाली चीज़ है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो 3 भाग हो जाते हैं जिसमें धोलावीरा को 3 भागों में डिवाइड किया था। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। और
धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसका प्रत्येक भाग बड़े पैमाने पर की प्राचीरों से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश किया जाता था और कहीं से आप उसमें प्रवेश नहीं करते थे। ये चारों तरफ से जो घिरा हुआ था इस तरह से, ठीक है। केवल एक प्रवेश द्वार था, वहीं से आप जो है प्रवेश कर सकते थे। अच्छा, 3 पार्ट जो हैं, 3 भाग कौन कौन से हो जाते हैं? सबसे पहले आपका गढ़ हो जाता है, दूसरा हो जाता है मध्य शहर और एक हो जाता है आपका निचला शहर, ठीक है। 3 पार्ट में जो है इसको डिवाइड कर दिया था इन्होंने। एक आपका गढ़ हो जाता है, एक मध्य शहर और एक हो जाता है आपका निचला शहर। इससे और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो इंपॉर्टेंट आपका ये हो सकता है कि धोलावीरा को जो स्थानीय लोग हैं वो कोटा दा डिबा के नाम से जानते थे। कोटा दा टिब्बा के नाम से जानते थे स्थानीय लोग धोलावीरा को। बात करेंगे इससे बनने वाले अगले पॉइंट की, तो ये हो जाता है धोलावीरा की खोज की बात करेंगे। तो 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी ने इसकी खोज की थी। और जगतपति जोशी को कहीं कहीं आपको जेपी जोशी भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जगतपति जोशी की जगह आपको जेपी जोशी देखने को मिल सकता है। और ये किसकी देखरेख में किया गया था? तो ये आरएस्ट बिस्ट की देखरेख में की गई थी इसकी सारी खुदाई, ठीक है। इसकी जो खोज है वो की थी जगतपति जोशी ने, लेकिन देखरेख में था ये सब आरएस्ट बिस्ट की। धोलावीरा हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग प्राप्त करने वाला भारत का 40वां स्थल भी बना है, ठीक है। टोटल जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में भारत के 42 स्थल हैं इस समय। 2024 तक 42 हैं और ये 2021 में 40वां स्थल बन गया था धोलावीरा, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। हड़प्पा युग के इस शहर में पुरातत्व स्थल को 27 जुलाई 2021 को विरासत सूची में जोड़ा गया है, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 2021 में। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है गुजरात के कच्छ जिले में कर्क रेखा पर ये धोलावीरा स्थित हो जाता है, ठीक है। यहाँ से भी तो पूछा जा सकता है आपसे कि गुजरात के ऐसा कौन सा हड़प्पा का स्थल है जो कर्क रेखा पर स्थित है? तो कर्क रेखा पर स्थित हो जाएगा धोलावीरा। और धोलावीरा का जो स्थान है वो हो जाता है गुजरात के कच्छ जिले में। और ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये हो जाती है आपकी धोलावीरा की इमेज, ठीक है। धोलावीरा ये दिखाया गया है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो जाता है 2021 में। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सिंधु घाटी की सभ्यता से स्थल संबंधित नहीं है? और बात करेंगे कालीबंगा की, तो कालीबंगा ये राजस्थान में हो जाता है और राजस्थान में ये स्थान हो जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। रोपड़ की बात करेंगे तो ये पंजाब में हो जाता है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थान माना जाता है। और लोथल के बारे में हम आपको अभी बता चुके हैं, लोथल हो जाता है आपका गुजरात में। लेकिन पाटलिपुत्र जो है ये कहीं भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। और ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो पाटलिपुत्र जो है ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी उस समय। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो ये हो जाती है पाटलिपुत्र। और बात करेंगे इसके बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना का जो पुराना नाम है वो था पाटलिपुत्र। जो इस समय पटना है वो पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था। और पवित्र गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसे इस शहर को लगभग 2000 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। कब की बात है? ये लगभग 2000 वर्ष पुरानी बात है। इतिहास के अनुसार सम्राट सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी इसको बना लिया था। इस हिसाब से आप कह सकते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी। और बाद में शेरशाह सूरी ने 1538 और 1545 ने पाटलिपुत्र को पुनर्जीवित कर दिया था। और 7वीं शताब्दी के बाद से ये इसमें जो है गिरावट देखी गई थी और इसका नाम क्या कर दिया गया था? तो इसका नाम कर दिया गया था पटना, ठीक है। पटना हो जाता है इसका नाम 7वीं शताब्दी के बाद में। और ये हो जाती है पाटलिपुत्र की इमेज।
मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ये वीडियो में भी देखा गया था क्वेश्चन। वीडियो की परीक्षा हुई थी 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है कौन सा हो जाता है? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो हो जाता है माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाएगा मृतकों का टीला। बात करेंगे इससे बारे में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला कह सकते हैं, या फिर आप इसको मृतकों का टीला भी कह सकते हैं। और यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। और मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण है मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो सही उच्चारण है वो हो जाता है मोहनजोदड़ो। और इसकी खोज की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि खोज भी आपसे पूछ ली जाती है। आपसे पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ये की थी राखलदास बनर्जी ने 1921 में। ठीक है, ईयर भी आपसे पूछा जाएगा और इसके जो खोज करता है वो भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। इसकी खोज की जाती है 1921 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। और यहाँ बात करेंगे कुछ इनके बारे में। मोहनजोदड़ो को देवमार्ग यानी डिविनिटी स्ट्रीट नामक गली से करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा प्रसिद्ध जलकुंड मिला है। और इसकी गहराई हो जाती है 7 फुट। ठीक है, ये आप जलकुंड देख सकते हैं। ये जलकुंड मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा जलकुंड कहाँ से मिला है। ठीक है, ये 7 फुट गहराई का जलकुंड हो जाता है। मोहनजोदड़ो से और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो मोहनजोदड़ो से आपका ये भी पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत यानी जो अन्नागार या फिर अन्न कोठार उसको कहा जाएगा, या धान्यगार भी कह सकते हैं, तो यह 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर ये चौड़ा हो जाता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि जो अन्नगार है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, या फिर सबसे बड़ा जो अन्नगार है वो कहाँ से मिला है? तो वो मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से आपका मिल जाता है एक जो आपका स्विमिंग पूल है यानी स्नानागार। ये स्नानागार हो जाता है। ठीक है, 40 फीट लंबा हो जाता है और 25 फीट ये चौड़ा हो जाता है। इसके बाद जो वृद्ध अन्नागार है वो भी मिल जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपके नर्तकी की मूर्ति भी मिल जाती है आपकी मोहनजोदड़ो से। और एक कांस्य मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। ये मूर्ति मिली है आपकी मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? पहले सबसे पहले देखेंगे हम, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है और सत्य आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ही आपका हो जाता है सत्य। उन्होंने लखनऊ के बक्से में अनाज भंडारित किया था, ये गलत हो जाता है। अभी हम आपको बताएंगे उन्होंने जो है अनाज कहाँ भंडारित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती थी। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ जो पश्चिमी बंगाल है ये जो है उसमें नहीं आता है। ठीक है, वो हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे किस तरह से आप इसको याद रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई थी? उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। कुत्ते और बिल्ली तक तो ठीक है, लेकिन घोड़ों को बड़े पैमाने पर नहीं पाला जाता था। ठीक है, घोड़ों को पाला जाता था लेकिन बड़े पैमाने पर उसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। चलिए फिलहाल देख लेते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाता है। और बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में कम से कम 7,000 साल पहले भारत में कपास उगानी शुरू कर दी थी। ठीक है, पहली बार कपास उगाई गई थी 7,000 साल पहले। और 3,000 ईसा पूर्व सिंधु नदी यानी वर्तमान में जो पाकिस्तान में है उसमें कपड़े के रूप में पहली बार कपास की खेती की गई थी। 3,000 साल पहले कपास की खेती की जाती है कपड़े बनाने के लिए। और 2500 ईसा पूर्व में चीनी, मिस्र और दक्षिण अमेरिकी सभ्यताओं ने सूती कपड़े बुनना शुरू कर दिया था। ठीक है, पहले तो हैं जो मानव थे वो बिना कपड़ों के रहते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कपड़े पहनना शुरू कर दिया था और कपास से जो है कपड़े बनाने उन्होंने शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो ये तो पॉइंट आपका पहला पॉइंट इसलिए करेक्ट हो जाता है। और बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में जो आपका गलत है। दूसरा पॉइंट, हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ किले के राजमार्ग को 6 पंक्ति वाले अन्नगार मिले हैं। 6 पंक्ति वाले अन्नगार मिले हैं, इस तरह से जो है ये कुछ अन्नगार वहाँ पर पाए गए हैं।
और हड़प्पा सभ्यता में अन्न भंडार की जो लंबाई है वो 18 मीटर चौड़ाई प्लस 7 मीटर लंबाई के ये हो जाते हैं, यानी 18 गुणा 7 के ये मिल जाते हैं। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था, क्योंकि जो भी सामान जल मार्ग से आता था अन्न भंडार से में एकत्रित किया जाता था। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और इनमें कौन कौन से अनाज शामिल हो जाते हैं? तो अनाज थे इसमें गेहूं भी था, जौ भी था, और अन्यों में जो है कुछ भी आ सकते हैं, जो भी आपकी दालें वगैरह या और भी कुछ हो जाते हैं। ठीक है, गेहूं और जो हैं ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे उस समय। बात करेंगे इसकी दिशाओं के बारे में, कहाँ कहाँ तक जो है इनका राज्य फैला हुआ था, कहाँ कहाँ फैली हुई है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये हो जाती है यह। बात करेंगे उत्तर में, तो उत्तर में मांडा हो जाता है जो जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। ये चार दिशाओं में कुछ इस तरह से फैला हुआ था। उत्तर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है मांडा जो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद बात करेंगे दक्षिण में, तो दक्षिण में हो जाता है ये दैमाबाद। दैमाबाद हो जाता है महाराष्ट्र में। और पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व में ये हो जाता है उत्तर प्रदेश का स्थान हो जाता है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर हो जाता है उत्तर प्रदेश में। और पश्चिम में हो जाता है ये सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर कहाँ है? तो ये हो जाता है आपका पश्चिम में। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये हो जाता है मादा सुआ। ठीक है, मादा, माँ यहाँ से ले सकते हैं, दया यहाँ से मादा और सुआ। ठीक है, इस तरह से आप इसको मादा सुआ के नाम से याद रख सकते हैं। ये ट्रिक हो जाती है। और अगर आप कुछ और ट्रिक बनाना चाहते हैं तो आप अपनी भी ट्रिक इसमें बना सकते हैं। फिलहाल हमें जो है इसको केवल याद करना है, और कैसे भी हम इसको याद करना है। यह सभ्यता सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत थी। तो ऊपर जो ऑप्शन में आपको दिखाया गया था कि ये जो है पश्चिम बंगाल में थी, तो पश्चिम बंगाल की वजह से ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ये पश्चिमी बंगाल में नहीं थी। इसके बाद आपका आ जाता है घोड़े के साक्ष्य वाली बात। तो पालतू जानवरों में कुत्ते, बिल्ली और कुबड़े और सींग वाले मवेशी, घरेलू मुर्गी, संभवतः सुअर, ऊंट और भैंस भी शामिल थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ घोड़े के साक्ष्य जो हैं फिर भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो सुत ये मिले हैं सुरकोटा से। ठीक है, सुरकोटा से कुछ घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, वो हम आपको अगले क्वेश्चन में बताने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? लोथल की खुदाई की खोज की किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है लोथल की एस आर राव के द्वारा। एस आर राव के द्वारा लोथल की खुदाई की गई है। और बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, कब की गई है। तो ये हो जाते हैं भारतीय पुरातत्वविदों ने वर्ष 1947 के बाद गुजरात के सौराष्ट्र में हड़प्पा सभ्यता के शहरों की खोज शुरू कर दी थी। पुरातत्वविद में आपके हो जाते हैं एस आर राव, और उनकी टीम के नेतृत्व में, उन्होंने जो अपनी टीम का नेतृत्व किया, उन्होंने उस समय कई हड़प्पा स्थलों की खोज की है, जिसमें बंदरगाह शहर लोथल भी शामिल है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज भी की थी एस आर राव ने। सिंधु सभ्यता के घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता के में घोड़ों का अवशेष कहाँ से मिला है? तो ये मिल जाता है सुरकोटडा से। ठीक है, सुरकोटडा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। और सुरकोटडा ये कहाँ हो जाता है? तो ये गुजरात में हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, और ये महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल हो जाता है। अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस स्थल से घोड़े की हड्डियों के पुख्ता सबूत मिले हैं। ठीक है, ये पुख्ता सबूत मिल जाते हैं। और ये एक बहस का मुद्दा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ किताबों में बताया गया है कि वहाँ जो घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं, घोड़े से वो लोग अनजान थे। लेकिन घोड़े के जो पुख्ता सबूत मिले हैं, जो हड्डियाँ मिली हैं, उनसे जो है बहस के मुद्दा हो सकता है। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो ये क्या हो जाता है? बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, ये गलत हो जाएगा। बच्चों को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन, ये गलत हो जाएगा।
बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, तो ये हो जाता है आपका करेक्ट। ठीक है, बच्चे का विवाह किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। उपनयन संस्कार में बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। और जो आपके 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, उनके अनुसार ये 10वां संस्कार हो जाता है उपनयन का। बात करेंगे इसके बारे में, जो आपके संस्कार हो जाते हैं हिंदू धर्मों के 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार हो जाता है उपनयन संस्कार। ठीक है, और इस संस्कार में वेदारंभ संस्कार भी इसको कहा जाता है। वेदारंभ संस्कारों का भी समावेश हो जाता है इसी में। ठीक है, और इसी को यज्ञोपवीत यानी यज्ञ के द्वारा पवित्र करना संस्कार भी इसको कहा जाएगा। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा यज्ञोपवीत किसको कहा जाएगा, तो ये हो जाता है उपनयन संस्कार। और ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये हो जाता है आपका उपनयन संस्कार। ठीक है, बालक को जो है पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इनके गले में। और जब इतनी बात आप पढ़ ही रहे हैं तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आपके जो हैं संस्कार कौन कौन से हो जाते हैं। तो 16 संस्कारों के बारे में हम आपको बता देते हैं कौन कौन से हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है गर्भाधान, उसके बाद पुंसवन आ जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका पुंसवन, सीमंतो नयन आ जाएगा, जात कर्म आ जाएगा, नामकरण हो जाता है, फिर निष्कर्मण आ जाता है, अन्नपाशन आ जाता है, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत ये उपनयन संस्कार को ही कहा जाता है यज्ञोपवीत। वेदारंभ, केशांत, समापवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार हैं जो मान्य जाते हैं हिंदुओं में। ठीक है, हिंदू धर्म में 16 संस्कार को मान्यता दी गई है और यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्गृत है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो सत्यमेव जयते लिया जाता है ये मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। बात करेंगे इसके बारे में। भारत के प्रतीक के नीचे, भारत का जो प्रतीक है, जो आपकी शेर के जो निशान है, उनके नीचे अंकित है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, और ये हो जाता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इस आदर्श वाक्य का अर्थ है सत्य की जीत होती है। ये इस वाक्य का अर्थ हो जाता है सत्य की जीत होती है। ये भाषा आपसे पूछी जाएगी, ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है देवनागरी भाषा में। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि जो आपका भारत का प्रतीक चिन्ह है उसके नीचे जो आदर्श वाक्य वो किस भाषा में है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये लिखा गया है देवनागरी भाषा में। ठीक है, और ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये हो जाता है सत्यमेव जयते, ये देवनागरी भाषा में लिखा गया है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के जो गद्य प्रकरण है वो क्या कहलाते हैं? तो वेदों के जो गद्य प्रकरण है वो कहलाते हैं ब्राह्मण। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल यही यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वेदों के जो गद्य प्रकरण है वो ब्राह्मण कहलाते हैं। वेदों के संपूर्ण ज्ञान को ऋषि वेदव्यास द्वारा चार प्रकार के, यानी चार प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो चार प्रकारों में आपके ऋग्वेद आ जाएगा, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आ जाते हैं। इनमें उनको विभाजित किया गया है और महर्षि वेदव्यास द्वारा ये वेद को लिखा गया है। ठीक है, इन वेदों को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इनको लिखा गया है महर्षि वेदव्यास के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, तो ये कौन देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर बल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है उपनिषद। उपनिषद जो है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। बात करेंगे उपनिषद के बारे में, तो 108 में से केवल 10 उपनिषद ही पूर्णतः उपलब्ध हुए हैं। 108 उपनिषद हो जाते हैं, उनमें से 10 उपलब्ध हुए हैं आपके पूर्णतः जो उपलब्ध है, जिन पर काम चलता है। तो बात करेंगे कौन कौन से हो जाएंगे, तो ईश्वासोपनिषद हो जाएगा, केशोपनिषद हो जाएगा, कठोपनिषद हो जाएगा, प्रश्नोपनिषद हो जाएगा और मुंडकोपनिषद हो जाएगा। इसके बाद आपके आ जाते हैं ये 10 के जो हैं हम नाम आपको बता रहे हैं, 10 ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं।
मांडुक्य उपनिषद हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा इन 10 में से सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो ये हो जाता है मांडुक्यो उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद हो जाएगा, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यको उपनिषद। ठीक है, ये सबसे बड़ा हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सबसे छोटा आपसे पूछ लिया जाएगा और सबसे बड़ा उपनिषद भी आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके बाद आपका जो आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने 10 उपनिषदों पर टीका लिखी है। ये 10 उपनिषद हमने बता दिए हैं, इन पर टीका लिखी गई है आदि शंकराचार्य के द्वारा। और इनमें मांडव्य उपनिषद ये सबसे छोटा है, इसमें केवल 12 श्लोक है। और बृहदारण्यक जो है ये हो जाता है आपका सबसे बड़ा उपनिषद। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ऋग्वेद में किस देवता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये दिया गया है इंद्र को। ठीक है, इनका नाम सब जानते हैं, इंद्र को ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। बात करेंगे इनके बारे में। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसमें 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में इंद्र का जो जिक्र है या उल्लेख है वो किया गया है 250 बार। 250 बार जो है इंद्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। और इंद्र जो है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं के राजा भी माने जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देवताओं के राजा कौन माने जाते हैं, तो इंद्र माने जाते हैं। और 250 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में इंद्र शब्द का। प्राचीनतम वेद कौन सा है, सबसे प्राचीनतम वेद आपसे पूछ लिया गया है, कौन सा हो जाएगा। तो प्राचीनतम वेद की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद हो जाएगा जो सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। कौन सा नया हो जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ट्रिक कौन सी हो जाती है, ट्रिक भी हम आपको बताएंगे इन वेद को याद करने की। और बात करेंगे वेद जो है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना जीवित साहित्य है। ये सबसे पुराना जीवित साहित्य हो जाता है वेद, ये भारतीय उपमहाद्वीप का। और इसमें 4 वेद हो जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है। इसकी रचना की बात करेंगे तो 3500 वर्ष पूर्व हो जाती है, यानी 3500 वर्ष पूर्व हुई थी इसकी रचना। इसके अंदर 10 मंडल हो जाते हैं, 1028 सूक्त हो जाते हैं और 11,000 लगभग इसमें मंत्र हो जाते हैं। 11,000 लगभग यानी 10,580 इसमें मंत्र हो जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करेंगे इसकी ट्रिक की, तो इसकी जो ट्रिक है वो हो जाती है आपकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। राइजा इसको बोला जाएगा, आप इसको याद रख सकते हैं राइजा। और अगर इसमें से आप अथर्ववेद को हटा देंगे तो ये वेद त्रय में शामिल हो जाएंगे 3। ठीक है, RYS, ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका सामवेद, ये वेद त्रय में शामिल होने वाले 3 वेद हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें ए जोड़ देंगे तो ये आपका राइजा हो जाएगा। राइजा के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। और आपसे ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वेद त्रय में कौन कौन से 3 वेद शामिल हैं। तो वेद त्रय में ऋग्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद और सामवेद हो जाएगा। और अथर्ववेद जो है उसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, इस ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं बड़े आराम से। और ये क्रम है, सबसे पुराना, फिर उससे बाद का है, फिर उसके बाद का, और ये सबसे बाद का हो जाता है अथर्ववेद। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अपराध और अपराधी का जिक्र आएगा तो ये तो जो है अर्थशास्त्र में भी आ जाएगा, न्याय मीमांसा में भी आ जाएगा और मनुस्मृति में भी आ जाएगा। जो अपराध है, अपराधी जो अपराध कर रहा है वो तो सभी में जो है दिया गया है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। उपयुक्त सभी में जो है जिक्र आता है अपराध और अपराधी के बारे में। ठीक है, क्योंकि अपराध जो करेगा उसको दंड मिलना भी स्वाभाविक हो जाता है, दंड भी उसको दिया जाएगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, कौन से मूल पाठ हो जाते हैं, किस वेद के मूल पाठ हो जाते हैं शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो ये हो जाते हैं यजुर्वेद के। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हो जाते हैं। बात करेंगे इनके बारे में।
ऋग्वेद के मूल पाठ की बात की गई है तो ये आपका ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण हो जाता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा और कृष्ण यजुर्वेद में हो जाता है तैत्रीय ब्राह्मण। ठीक है, ये दोनों आपसे पूछे गए हैं, ये दोनों आपसे पूछ लिए गए हैं, कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, ये तैत्रीय ब्राह्मण के मूल पाठ हो जाते हैं। बात करेंगे सामवेद की, तो सामवेद का जो मूल पाठ है ये हो जाता है पंचविश और जैमिनी। अथर्ववेद में हो जाता है आपका गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये अथर्ववेद से, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। बात करेंगे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में निहित हो जाता है गायत्री मंत्र, ये किस देवता को समर्पित है? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है सावित्री। सावित्री देवता हो जाते हैं। और सावित्री किसको कहा जाता है? तो सावित्री कहा जाता है ये सूर्य को। लोकप्रिय गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया गया है। यहाँ भी आपसे पूछा जाएगा ये कौन से मंडल में है, तो ये हो जाता है तीसरे मंडल में, जो देवता सावित्री को समर्पित है। और गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी और इस देवता का नाम है सावित्री और सावित्री कहा जाता है सूर्य को। और आज की वीडियो का जो समापन है वो करेंगे हम इस श्लोक के साथ। ये श्लोक हो जाता है गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात इसका जो अर्थ है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। उस प्राण रूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देवस्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग प्रेरित करे। ठीक है, आज के इस श्लोक के साथ हमारी वीडियो का होता है समापन। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और हमारी इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।